वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतरूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामपादान् श्रीगणललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो मैं एक बार दोबारा से प्रारंभ करता हूँ। वर्ग चला गया था। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज डायरेक्ट सेंस परसेप्शन वाला जो फर्स्ट मेथड है उसको हम आज फिनिश करेंगे और उसका हम ओवरव्यू समझेंगे। इसलिए आज हमने दो हेडिंग हैं, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन एनालिसिस, और उससे पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ स्मेलिंग प्रोसेस, क्योंकि 5 सेंसेस के बारे में हमने 5 दिन डिटेल में डिस्कस किया है और आज इस नोज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर एक ओवरऑल पिक्चर हम एनालिसिस करेंगे कि डायरेक्ट सेंस परसेप्शन का कितना लिमिटेशन है। मुझसे पहले हम आज के श्लोक को पढ़ते हैं और थोड़ा परपट में कहाँ पर भगवान क्या बताना चाहते हैं वो समझते हैं और फिर इस टॉपिक पे आते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंख भीमकर्माव्रकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अतिबोजी एवं मत्स्य मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो ये शंखों के बारे में डिस्क्रिप्शन आया है और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं,
भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। परमात्मा रूप तब हमको दिखाई देता है जब हम भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में सतयुग तक मेडिटेशन किया जाता था, भगवान के ध्यान स्वरूप पर ध्यान किया जाता था। जो बोलते हैं ना मेडिटेशन, आजकल जो योगा बोलते हैं वो वैसा मेडिटेशन नहीं। वो तो आजकल जो योगा है वो तो केवल जस्ट बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज है। जस्ट वो तो जस्ट प्रारंभिक स्टेज होती थी मेडिटेशन की। अल्टीमेटली भगवान के स्वरूप पर ध्यान करना होता था, तब परमात्मा स्वरूप का दर्शन होते थे। और भगवान के स्वरूप के जो कि भगवान स्वयं है ना, भगवान 3 रूपों में रियलाइज होते हैं। एक भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति, और फिर उससे भी ज्यादा, उससे आगे जो समझता है वो परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में वो, और उससे भी हाईएस्ट जो रियलाइजेशन है भगवान का वो है पर्सनल फॉर्म, उनका व्यक्तिगत रूप, और जो कि केवल भक्ति के द्वारा उनके नामों का जप करते हुए, उनकी सेवा करते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान अपने एक विस्तार से हर जीवात्मा के, चाहे कितनी छोटी योनियां हो, कितनी छोटी स्पीसीज हो, उस स्पीसीज में भगवान विराजमान रहते हैं। वो भगवान है ना, मैटर के नहीं बने होते। तो हम सोचते हैं अरे चींटी तो बहुत छोटी है, तो इतनी छोटी में कैसे आ सकते हैं है ना, वो मैटर के नहीं होते भगवान। तो और वो भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय में हमारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। हमारी इंद्रियों का निर्देशन कैसे करते हैं, हमारी जैसी इच्छाएं होती हैं उसके हिसाब से। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, और जो भगवान की भक्ति और सेवा करता है उसकी तो भगवान उसकी लाइफ में इंटरफियर करते हैं। जैसे मान लो कोई पिता है, कोई बेटा उनकी बात नहीं मानना चाहता, तो वो पिताजी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, समझाएंगे बस। लेकिन एक बेटा है वो पिताजी का बड़ा प्रेम करता है, उनकी जो कहना मानता है, तो ऐसे पुत्र का पिताजी भी क्या करेंगे, बड़ा स्नेह करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से उसकी लाइफ में इंटरफियर करेंगे, उसे सलाह देंगे। उसी तरीके से भगवान हमारे जीवन में जो उनकी सेवा और प्रेम करते हैं उनको उनके जीवन में इंटरफियर करते हैं। जो नहीं करते, जो अपने बल पर इस संसार में रहना चाहते हैं, अपने बल पर भी नहीं रह सकते, क्योंकि सारा संसार तो प्रोवाइड किया भगवान के द्वारा तो कहने का मतलब है उनकी लाइफ में ज्यादा इंटरफियर नहीं करते, वो जो करना चाहते हैं उनको फ्री विल है, छूट दे रखी है। इसीलिए तो भगवान किसी की जो भी इच्छा होती है उसको ओवर पावर नहीं करना चाहते। क्योंकि नहीं तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, रोबोट बन जाएगा वो। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। मैंने बताया था उस दिन के ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी, इसलिए उनका भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। इसलिए क्योंकि अर्जुन की इंद्रियों का उन्होंने, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अर्जुन को सलाह दी, उनको समझाया, और फिर अर्जुन युद्ध करना प्रारंभ किए। तो उसी तरीके से हम अपने जीवन में भी हम भगवान की इंटरफियर कर सकते हैं। वो प्रारंभ कहाँ से होता है, प्रारंभ यहाँ से होता है कि सबसे पहले एक प्रामाणिक गुरु से प्रारंभ करें और उनके शरणागत हों, उनकी बात माने, प्रारंभ करें, तब तो हम भगवान को भी बात मान पाएंगे, है ना। क्योंकि लोग तो बोल सकते हैं हम भगवान को मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करें तो जप करो भगवत गीता पढ़ो, तो बोलते हैं हम पढ़ते हैं, जप करते हैं, मन में करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मन में करते हैं तो आप खाना भी मन में खाओ, है कि नहीं। अगर मन में ही, भगवान के लिए हर चीज मन में करेंगे और जब भूख लगेगी तो खाएंगे अपने आप। प्लेट चाहिए खाने की, थाली की, चपाती चाहिए, दूध चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए पदार्थ, उसको मन में नहीं खाएंगे हम। मतलब इतना एक्सक्यूज हम देते हैं, कहने का मतलब ये, भगवान के लिए मन में करेंगे और अपने लिए क्या करेंगे साक्षात खाना पेट में डालेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। जब आप अगर मन में, आप अपने लिए मन में कर सकते हो, तब आप भगवान के लिए मन में कर सकते हो। आप अपने लिए तब तक मन के लेवल पर नहीं हो, तब तक भगवान के लिए भी उस लेवल पर उसको क्या बोला जाता है, आलस बोला जाता है ठीक है ना। तो ये था हमारे परपट का, कल और डिस्कस करेंगे इस सेशन के बारे में। लेकिन आज हमने जो सीरीज प्रारंभ की है उस सीरीज के कंटिन्यू करते हुए हमने इन सेंसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
आइज के बारे में, ईयर्स के बारे में, स्किन के बारे में, टंग के बारे में। और हमने पाया कि ये सेंसेस केवल और केवल व्यवहारिक ज्ञान दे सकती हैं बस। और आज हम और डिस्कस करने वाले हैं नाक के बारे में, स्मेलिंग पावर के बारे में। आइए सीधे चलते हैं स्मेलिंग पावर के बारे में जानते हुए। और आपने देखा होगा स्मेलिंग पावर का ये अभी तक कहने का मतलब है, अभी तक करेंटली एडवांस साइंस के थ्रू ये बताया गया है कि इस तरीके से क्या होता है, स्मेलिंग पावर होता है, नाक में जाता है। और आप देखेंगे सारी सेंसेस का कनेक्शन किससे है, इस माइंड से है, इस ब्रेन से है। ब्रेन तो हार्ड है, हार्ड डिस्क है ना, ब्रेन को कहते हैं। और इसका सॉफ्ट वर्जन कहा जाएगा तो माइंड बोला जाएगा। तो कहने का मतलब सारी इंद्रियां कहां पर महसूस करी जाती है, फिर बाद में ज्ञान कहां पर स्टोर होता है, इस ब्रेन में। और ब्रेन को भी माइंड क्या करता है, माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और उसमें स्टोर होता है डेटा सारा, और उसके द्वारा रियलाइज किया जाता है, सोल तक पहुंचाया जाता है, सोल रियलाइज करती है फिर। तो ये है अभी तक का स्मेलिंग पावर का। आप देखेंगे नाक में कोई पदार्थ है, उससे कोई फ्रेग्रेंस आ रही है तो वो नाक के अंदर जाती है और फिर वो माइंड में जाती है, इस तरीके से। और आप ये भी देख पाएंगे कि ये जो स्मेलिंग पावर है, आप देखो अगर आप कमरे में बंद हैं और बाहर स्मेल चल रही है तो क्या होगा, मान लो बाहर हम देखते हैं ना, जहां मान लो का बाहर कोई गंद मतलब खराब गंध आ रही है तो हम क्या कर देते हैं, अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं जिससे अंदर ना आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माध्यम पर डिपेंड करती है। है ना, अगर कोई माध्यम नहीं होगा, हवा नहीं होगी, है ना, हवा नहीं चलेगी तो वो सुगंध वहीं तक रह जाएगी, हमारे तक आ ही नहीं पाएगी। है ना। तो पहली डिपेंडेंसी कहां पर, मीडियम पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर और बढ़ा दो क्योंकि स्किन है ना, नाक का टेम्परेचर बढ़ा दो तो डिफरेंट, एक सेमी स्मेल सेम डिफरेंट स्मेल आने लगेगी। है ना। और डिस्टेंस पर, कोई पदार्थ कितनी दूरी पर है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं, इससे ये प्रूफ होता है कि ये स्मेलिंग पावर, इस संसार में जो कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो नहीं हम प्राप्त ज्ञात नहीं कर सकते। और इसका भी लिमिटेशन है बहुत सारा, स्मेलिंग का भी, ठीक है ना। तो ये कंक्लूड ये निकलता है कि सारी की सारी इंद्रियां, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं आने के बाद कि डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बीइंग, ये पांचों की पांचों इंद्रियों में हमने देखा लिमिटेशन है, डिफेक्ट्स हैं। यानी मतलब है कंप्लीट नॉलेज, परफेक्शन नहीं है। अब जब परफेक्शन नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जान लेंगे या जान लिया था। ये सेंटेंस एक ह्यूमन बीइंग नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलता है तो समझ लिए या तो वो पागल है या फिर दूसरों को बेवकूफ बना रहा है, सिंपल। तो ये डिफेक्ट्स हैं। अब देखो, कल हमने डिटेल में थोड़ा सा बताया था, और भी डिटेल में आज हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में डिफेक्ट्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आदमी गलतियों का पुतला है। परफेक्शन आदमी में कभी नहीं आ सकता, एक मनुष्य में कभी भी, या कोई भी लिविंग एंटिटी में परफेक्शन नहीं हो सकता, केवल भगवान को छोड़कर और उनके भक्तों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, इसलिए वो परफेक्ट हो जाते हैं। है ना, केवल भगवान की वजह से होते हैं और कोई कारण नहीं होता। तो हमने देखा कि आंख, कान, नाक, त्वचा, इन सब की क्या थी, एक लिमिटेशन थी। व्यवहारिक ज्ञान प्रोवाइड करती हैं ये सारी इंद्रियां। तो व्यवहारिक जीवन में तो हमको लगता है हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब व्यवहारिक ज्ञान से ऊपर उठते हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी, दूरी से दूरी की चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल पास की चीजें या फिर मैटर, बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां पर ये इंद्रियां काम नहीं करेंगी, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती हैं यहां पर। तो इसलिए बोला जाता है क्या है, हमारी सेंसेस क्या हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। और इम्परफेक्ट जब सेंसेस होंगी मतलब सारा कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, टू नो थिंक एज दे आर, हमें चीजें जैसी हैं वैसी नहीं पता चलेंगी, तो क्या होगा, भ्रम होएगा। आज इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, भ्रम का। भ्रम होएगा तो, क्योंकि पूरी ज्ञान नहीं है तो भ्रम होएगा, और भ्रम होने की वजह से हम गलतियां करते हैं। हाँ, ये सीक्वेंस में है, आप याद कर लीजिए। देखो अब इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से हम
भ्रमित होते हैं, मतलब इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन का मतलब है कि हमें ये नहीं पता रहता कि ये ठीक है या गलत है या सही है, क्या करें ना करें, है ना। अब जब कंफ्यूजन में होंगे, इल्यूजन में होंगे, अब यही नहीं पता क्या ना क्या करें, तो फिर क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा चांसेस, मतलब जितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे गलती करने के। कहने वाला जितने परसेंटेज में हम भ्रमित होंगे उतनी परसेंटेज में गलती करने के चांसेस रहेंगे, कल हमने डेली में बताया था। और फिर जब चांसेस रहेंगे गलती करने के, तो ये देखा गया है एक सामान्य मनुष्य जो कि अपने लिए केवल काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने तुष्टि के लिए काम करता है, भगवान के लिए नहीं काम करता, भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं काम करता, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी गलतियों को छुपाएगा ही छुपाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल वही व्यक्ति सेल्फलेस होते हैं जो भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वही व्यक्ति चीटिंग नहीं कर सकते लोगों के साथ। बाकी सारे लोग अगर अपने स्वार्थवश काम कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं धोखा देंगे ही देंगे लोगों। तो ये 4 जो है डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग में। और ये जो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन जो हम एनालिसिस कर रहे थे, ये डायरेक्ट सेंस परसेप्शन का क्या है, एक ये लिमिटेशन है। इसलिए डायरेक्ट सेंस परसेप्शन हम केवल व्यवहारिक पर्पस में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, प्रयोग किया जा सकता है लेकिन व्यवहारिक पर्पस में। ठीक है, ये वाला मेथड का लिमिटेशन आपको समझ में आ गया। इससे हम भगवान को नहीं देख सकते, कहने का मतलब यह है, जब हम बड़े से बड़ी चीजें, छोटी सी छोटी चीजें इस मेथड से नहीं जान सकते, तो हम भगवान को कहां से जान पाएंगे इस मेथड से, भगवान को तो नहीं समझ सकते इस मेथड से। इसलिए जो जो डायरेक्टली सेंसेस के माध्यम से जो समझना भी चाहते हैं, तो फिर क्या होते हैं, एक समय बाद क्या होता है, उनका एक नया थ्योरी भगवान के बारे में डेवलप हो जाता है। जैसे क्या क्या डेवलप करते हैं कि कुछ समय बाद होता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर भगवान तो हैं लेकिन वो असमर्थ हैं सब कुछ करने में, या फिर भगवान ने दुनिया बनाई, वो उस दुनिया की उलझन में फंस गए। मतलब इस तरीके के विचार, इस तरीके से आप भगवान के बारे में अनंत अनंत फिलॉसफी है ना। तो आइए इन एक एक चीज के बारे में, हमने इम्परफेक्ट सेंसेस के बारे में, ये 4 डिफेक्ट्स हमने अभी बताया आपको। यही 4 डिफेक्ट क्या है, इम्परफेक्ट सेंस, ट्यूबिल्यूजन, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक और चीटिंग प्रोपेंसिटी। ठीक है, अब ये हमने डिटेल में आपको बताया था कि कान कहां तक सुनते हैं, हमारी आंखें 400 टू 700 मिलीऑक्रोन माइक्रोन तक ही देख पाती हैं, रेंज कान 20 टू 20 किलो हर्ट्ज तक ही देख पाते हैं। अब कोई बोलता है ठीक है, हम अपनी इंद्रियों से तो नहीं देख सकते, चलो ठीक है, लेकिन हमने इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे बना दिए हैं, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, हमें इंस्ट्रूमेंट से देख लेंगे है कि नहीं। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट से आप क्या देख पाएंगे, इंस्ट्रूमेंट भी तो यूज हो रही है हमारी सेंसेस ही। इन इंस्ट्रूमेंट से कोई नॉलेज लेंगे तो भी तो हमारी क्या है, सेंसेस ही ले रही है ना नॉलेज हमारे सिस्टम के अंदर, है ना। और इंस्ट्रूमेंट भी क्या परफेक्ट थोड़ी है इंस्ट्रूमेंट भी तो इसी मैटर के बने हुए हैं, वो भी परफेक्ट नहीं है, उनकी भी लिमिटेशन है टेलीस्कोप से आप हर चीज नहीं, थोड़ी दूर फोकस कर देंगे, बस थोड़ी दूर की चीजों को आपके पास नजर करा देंगे, या फिर बहुत माइन्यूट चीजों को थोड़ा बड़ा करके दिखा देंगे, जिससे कि हमको थोड़ा सा जूम करके दिखा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली बता देंगे, नहीं तो आपको सन का अभी तक एग्जैक्टली पता चल गया होता ना, नहीं तो अभी कंफ्यूजन क्यों है ऐसा, सारी चीजों के बारे में कंफ्यूजन किस लिए है, इसीलिए। ये हमने आपको डिस्कस किया है, कान है ना, टंग के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो इल्यूजन का क्या है, आप देखेंगे, अगर आप ये गैस कर सकते हैं तो आप गैस करके देखिए क्या है। अगर हम पर्सनली अगर इंटरेक्शन कर रहे थे तो अलग अलग व्यक्ति क्या बोलते हैं, अलग अलग है, ये कुछ और है, 3 चांद है, क्या है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार होंगे कहने का मतलब है, क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में हमारी आंखें काम नहीं करेंगे, एग्जैक्टली नहीं पता होगा। इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, तो इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या होगा, इल्यूजन में होंगे, इल्यूजन में की वजह से क्या होगा, हर व्यक्ति इस सिनेरियो के बारे में क्या बोलेगा, अलग अलग कुछ है। लेकिन जैसे देखो सूरज निकला, तो एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली ये है, कोई व्यक्ति है और फ्लावर की लेके अपने जा रहा है कहीं पर, और इस तरीके से मतलब एग्जैक्टली ये पिक्चर है। लेकिन अंधेरे में क्या था, कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे हम। और
जब इल्यूजन में होंगे उसके बाद क्या करेंगे हम, कमिट मिस्टेक। अब कमिट मिस्टेक के बारे में देखो, हम सोचें कि कोई मिस्टेक नहीं करता, हर कोई व्यक्ति जो भी ह्यूमन बीइंग है मिस्टेक कर सकता है, गलती कर सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर वो इंद्रियों से ज्ञान ले रहा होगा तो गलती करने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो कहने का मतलब है वो अपनी इंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं वो बताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही फैक्ट है ना। हो सकता है उसमें भी स्कोप हो, इसलिए तो थ्योरी रिवाइव होती रहती है हर बार, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 1.2 इस तरीके से आते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहले इस दिमाग को, इस ब्रेन को क्या सोचा गया था कि ये क्या करता है, ब्लड को ठंडा करता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। पहले मतलब रिसर्च जब हुआ तो ये बताया, क्या बताया कि ये दिमाग क्या है, ब्लड को ठंडा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बट मैं आपको ज्यादा डिटेल में साइंटिफिक बैकग्राउंड में आपको ले जाना नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी इस तरीके से होती है। तो कहने का मतलब है कि जो भी मेथड, और जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न साइंस का जो मेथड है, केवल दो मेथड्स पे डिपेंड करता है। एक किस पे, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन पे, जो हमने आपको बताया कि सारी नॉलेज में व्यवहारिक पर्पस में काम करेगा। और दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। केवल ये दो मेथड पर पूरा साइंस ज्ञान प्राप्त करता है। अब इन दो मेथड, एक के बारे में तो हम जान लिए कि कितने पानी में है, मॉडर्न साइंस जो डिस्कवरी कर रही है ना। हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि देखो उनका लिमिटेशन बता रहे हैं, जिससे कि लिमिट पता हो, जिससे कि हम लोगों को भ्रमित ना कर पाए। और फिर क्या होता है, और देखो, जब हम बड़े बड़े नोबेल प्राइज प्राप्त कर लेते हैं अपनी थ्योरी के बारे में, है ना, और जब वो थ्योरी डिफीट होने लगती है तो हम अपनी गलतियों को क्या करते हैं, छुपाते हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी ऐसे ही, इसलिए तो आप देखें, हम पढ़ते हैं अपने 8 9 10 की किताबों में कि ह्यूमन केम फ्रॉम मंकीज। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और कोई रियलिटी नहीं है इसमें, लेकिन हम पढ़ते हैं। और वो जो बच्चा बेचारा पढ़ता है, एग्जाम देता है, और उसे विश्वास हो जाता है वो बंदरों से आए हैं हम, और बंदरों से आए हैं तो फिर सोचते हैं कि फिर बंदरों की तरह रहेंगे, है ना, बंदरों की तरह व्यवहार करेंगे। मतलब जब मन आए, जब कुछ भी करेंगे, है ना। तो बंदर फिर क्या होगा, अगली लाइफ में बंदर ही बन जाएंगे। है कि नहीं, अभी तो नहीं बने थे, लेकिन अगली लाइफ में बंदर बन जाएंगे। तो ये थ्योरी जो, जिसमें ये डार्विन थ्योरी के ऊपर, डार्विन थ्योरी के बेसिस पर ये पता लगाया गया कि उसमें बताया गया कि मनुष्य किससे आए, बंदरों से, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है। 1912 में क्या हुआ, ये डार्विन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि प्रूफ नहीं हो रही थी उस समय, तो प्रूफ करने के लिए क्या किया गया कि मनुष्य मनुष्य और बंदर का ऊपर का जबड़ा और ऊपर का खोपड़ी को मिला के प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ के एक म्यूजियम में रख दिया गया, और बोला कि हमें खुदाई से मिल गया। मतलब बीच का लिंक चाहिए था ना उनको कि मतलब कब बंदरों से मनुष्य कब आ गए, उस बीच का कुछ मैचिंग मिलना चाहिए, तो उनको मिल गया मैचिंग ये, और केवल एक ही स्थल मिला उनको। और मूर्ख जनता देखो कैसे भ्रम में हो जाती है ना। ब्लाइंडली भगवान के बारे में बोलते, ब्लाइंडली फेथ नहीं करेंगे, है ना, और साइंटिस्टों के एक वर्ड पर ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं। और ये क्या है, ब्लाइंडली फेथ नहीं है तो क्या, क्वेश्चन भी नहीं पूछते, है ना, पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, है ना, बिगर क्वेश्चन पढ़ करते हुए, और क्वेश्चन में आंसर भी देते हैं, पेपर में भी लिखते हैं गलत, तो मार्क्स मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हुआ, एक फ्रॉड हुआ उस डार्विन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। लेकिन फिर 1953 में ही फिर और साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य और बंदर तो सदियों से पैरेलल, जब और खुदाई हुई तो उनके स्कल बहुत पुराने पुराने समय तक मिले थे ये इतने सारे साइंटिस्टों को। तो ये थ्योरी क्या था, यहाँ पर ये समस्या आ गई फिर कि 1953 में क्या हुआ, फिर ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। लेकिन डिस्कार्ड तो हो गई, लेकिन फिर भी हम क्या है, इस थ्योरी को अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और क्या समस्या है, अभी तक पढ़ रहे हैं इस थ्योरी को, और हम क्या समझ रहे हैं, अभी नई जनरेशन क्या समझती है कि हम बंदरों से, लेकिन ऐसा नहीं है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ, हम बंदर नहीं थे, मनुष्य भी, करोड़ों साल पहले मनुष्य भी एग्जिस्ट करते थे,
सब लोग सब कुछ एग्जिस्ट करता था, सारी स्पीसीज पहले से एग्जिस्ट करती हैं जब क्रिएशन होता है तब से। ये हमारे स्क्रिप्चर्स के थ्योरी है, इसके बेसिस पर ये प्रूफ किया जाता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने आपको बताया, देखो साइंस के ये दो मेथड है जहां से नॉलेज मिल रही है। अभी हमने एक मेथड ही डिस्कस किया है, सेंस परसेप्शन, और सेंस परसेप्शन का हमने देखा कि क्या सिचुएशन है। ये सेंस परसेप्शन केवल व्यवहारिक ज्ञान दे सकता है और उससे आगे ज्ञान नहीं दे सकता। तो इसलिए इस ज्ञान से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम इस ब्रह्मांड के बारे में, ना ही एटम पार्टिकल्स के बारे में एग्जैक्टली ज्ञान कभी तक प्राप्त कर पाएंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड के बारे में। आज हमने एक मेथड के बारे में डिस्कशन किया, एनालिसिस किया। सेकंड मेथड मेंटल स्पेकुलेशन के बारे में कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आने वाले समय में थर्ड पार्टी एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।